स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इंजीनियरिंग फिजिक्स और उसके साथ साथ फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आ भी रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स वीडियो पर आते हैं। हम आपसे बार बार बोलते हैं कि आप अपने कमेंट्स जरूर हमें कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चले कि हमें कुछ और तो बेहतर नहीं करना है, या फिर हम जो प्रोवाइड आपको करा रहे हैं वो डेटा सही है, सफिशिएंट है, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है, या फिर आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम यूनिट नंबर 3 पर हैं। जो यूनिट 1 और 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है आपकी। डिस्क्रिप्शन में आपको यूनिट 1 और 2 का प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। वहां पर जाकर अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पर जाके यूनिट 1 या यूनिट 2 जो भी आपको टॉपिक देखना है उन यूनिट से, वो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो यूनिट 3 के इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस के बारे में समझा था कि इंटरफेरेंस जनरली होता क्या है, कैसे हम इंटरफेरेंस को अचीव करते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है इंटरफेरेंस को अचीव करने के लिए, कि हमें तभी इंटरफेरेंस मिलेगा जब हमारे सोर्सेज इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखें, तभी आपको इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, जो आज हमारा टॉपिक है, वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आप अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से कोशिश करें, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेट कर आपका होता है। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक नहीं देखा है तो फिर आपको थोड़ा डिफिकल्टी होती है टॉपिक को समझने में और क्लियरिफाई करने में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर लेता हूं 1 मिनट का टाइम लेकर, जो हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि हम इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ही पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हमें इंटरफेरेंस के बारे में यहां पर भी पता होना चाहिए। तो अगर आप सिलेबस देखें तो अब हमारा जो 2nd टॉपिक है वो हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, इंटरफेरेंस इन यूनिफॉर्म थिन फिल्म, है ना। ये टॉपिक हमें कवर अप करना है। कोहेरेंट सोर्सेज, व्हाट इज इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं। चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट करते हुए बता देता हूं, जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। इंटरफेरेंस इन फिजिक्स, द नेट इफेक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more वेव ट्रेन्स मूविंग ऑन इंटरसेक्टिंग और को इंसिडेंट पाथ। यानी कि फिजिक्स में अगर इंटरफेरेंस को हम डिफाइन करते हैं तो वो नेट इफेक्ट है किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more वेव्स का, जो मूव कर रही हैं या इंटरसेक्ट हो रही हैं या को इंसिडेंट कर रही हैं एक दूसरे को कहीं पर। ठीक है, द इफेक्ट इज दैट ऑफ द एडिशन ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स एट ईच पॉइंट अफेक्टेड बाय मोर देन वन वेव। यानी कि जो इफेक्ट है वो एडिशन है किसका, एम्पलीट्यूड्स का, जो इंडिविजुअल वेव्स है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो आपका इंटरफेरेंस कहलाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, एक तरफ से अगर हम वाटर में अगर कोई स्टोन को हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो आप देखते होंगे कि उस स्टोन के चारों तरफ कुछ इस तरीके से सर्किल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो जो आपका कॉर्नर होता है उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं फैलते हुए। वहीं पर अगर हम उसके पास में ही एक स्टोन और क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, तो वहां से भी कुछ इस तरीके से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या वेव्स स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगी वाटर की। तो आप यहां पर देख रहे होंगे ये दोनों वेव्स अब यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर इनका एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, जहां पर आपको इंटरफेरेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जनरल एग्जाम्पल हो गया आपका इंटरफेरेंस का। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस को बताया गया है। अगर आपको ध्यान हो तो 2 टाइप हमने बताए थे। एक बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और मैंने उसको याद करने की भी बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताई थी। मैं गारंटी लेता हूं आप उस वीडियो को जरूर देखिए, तो आप कभी भी इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो 2 पार्ट हैं वो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। मैंने इस तरीके से आपको इजी वे में बताया है। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। ठीक है, देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये 2 टाइप के ऑफ इंटरफेरेंस होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसा कि हमने बताया कि 2 या 2 से ज्यादा वेव्स जब आपस में
क्या करती है, कोलाइड करती है या इंटरसेक्ट करती हैं, तब वहां पर आपको इंटरफेरेंस मिलता है। तो अगर आप यहां पर देखें, एक वेव है ए और एक वेव है वी। जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज्ड करती हैं या इंटरसेक्ट होती है किसी भी एक पॉइंट पर, जैसा मैंने यहां पर लिखा है, तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और जब ऐड होंगे तो माना ये एम्पलीट्यूड +1 है और ये एम्पलीट्यूड भी +1 है, तो सेम टाइम इंटरवल पर +1 के साथ जब ऐड होगा देन वी गेट +2। सिमिलरली आपका ऐसे ही आपका कंटिन्यूअसली वेव जनरेट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे देखें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी सेम सिचुएशन होती है, लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे ये -1 है, सपोज ये +1 वैल्यू है। एट द सेम टाइम दोनों में प्लस और माइनस की वैल्यू सेम है, तो दैट मीन्स यू गेट द रिजल्ट 0। नॉर्मल सी बात है, जब आप 1 -1 करते हैं देन वी गेट द 0। तो 0 मतलब कि ये डिस्ट्रॉय हो गया, यहां पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं मिला, दैट्स कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां पर आपको रिजल्टेंट वेव मिल रही है, जो कॉम्बिनेशन है वेव ए और बी का, तो ये इसको नाम दिया गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर अप किए हैं। ठीक है, अब आते हैं कि क्या कंडीशंस होती है जिससे कि हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल सके। तो उसकी 3-4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। फर्स्ट है द 2 सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट, यानी कि दोनों सोर्सेज जहां से लाइट आ रही है वो कोहेरेंट होने चाहिए। मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है लास्ट वीडियो में। देन द लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, और लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए नेचर में। द 2 इंटरफेसिंग वेव मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड, और दोनों वेव्स जो एक दूसरे को इंटरफेस कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं या कोलाइड कर रही हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज द 2 लाइट सोर्स शुड बी नैरो, और दो जो लाइट सोर्सेज हैं जिनको हम आगे इंटरसेक्ट करा रहे हैं या कोलाइड कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ और इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो वो नैरो होने चाहिए, यानी कि छोटे होने चाहिए, पतले होने चाहिए, जिससे कि वहां से जो बीम निकलेगा वो स्ट्रांगली आगे ट्रेवल कर सके। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमको जरूरत होगी इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे स्लाइड पर पहुंचते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो मैंने यहां पर इंक्लूड कर लिया है। 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, व्हाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमने इंटरफेरेंस पढ़ लिया है, टाइप ऑफ इंटरफेरेंस पढ़ लिया है, कंडीशंस हमने पढ़ ली हैं, तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसने पूछा है कि 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं वो इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्यों? जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर हम 2 बल्ब्स को एक रूम में ऑन करते हैं तो क्या वहां पर आप इंटरफेरेंस कुछ देखते हैं? नहीं, बस आपके रूम की इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाती है, लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या है या फिर क्या रीजन है वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं देते हैं, वो देखते हैं। 2 independent sources of light do not have a constant phase relationship between them. Main reason is that कि जो 2 इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं लाइट के, उनके बीच में कांस्टेंट फेस रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट रीजन है इंटरफेरेंस पैटर्न को अचीव करने के लिए। ठीक है, देन द रीजन बिहाइंड इट इज दैट एवरी सोर्स अंडरगोज haphazard changes of phase in every millionth of a second. ये वर्ड कट कर लेंगे, इसका कुछ मीनिंग लग नहीं रहा है। ठीक है, अंडरगोज चेंजेस ऑफ फेस इन एवरी मिलियंथ ऑफ सेकेंड, यानी कि अगर आप देखें कोई भी सोर्स है और वहां से लाइट निकल रही है तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी अपने फेस को चेंज करता है विद इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 10⁻⁸ सेकेंड। आप अंदाजा लगा सकते हैं 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर वो चेंज कर लेता है अपना फेस। द फेस विल बी randomly changed because of the fact that the excited atoms which are responsible for emitting vibrations are replaced by other excited atoms। और ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे आपके एटम्स एक्साइट होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी जगह छोड़ते हैं और रिप्लेस कर लेते हैं किसी दूसरे एटम से, तो ये इसलिए जल्दी जल्दी वो फेस क्या होता है, चेंज हो जाता है रेंडमली।
Hence, two independent sources of light cannot be coherent. इसका मतलब जो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं लाइट के वो कोहेरेंट नहीं होते हैं क्योंकि वो फेस रैंडमली चेंज करते रहते हैं, सो दैट कैन नॉट प्रोड्यूस ए सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न, और वो एक एक्यूरेट इंटरफेरेंस पैटर्न हमको प्रोवाइड नहीं करा पाते, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज का होना सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कंडीशन है इंटरफेरेंस पैटर्न को अचीव करने की। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। जनरली कि हमारे रूम में अगर दो लाइट्स लगी हुई हैं और उनमें अगर हम देखें तो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे आते हैं। अब हमें जो टॉपिक आज कवर अप करना है यहाँ पर वो है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म को समझने से पहले आपको मैं एक जनरल लाइफ का आपका एग्जाम्पल बताता हूं, जिससे पढ़कर या फिर सुनकर आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म क्या है और हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो हमारे अराउंड कैसे रिलेट कर रहा। तो देखेंगे यहाँ पर, एवरीवन इज फैमिलियर विद द ब्रिलियंट कलर्स exhibited by a thin oil film spreading on the surface of water। आपने देखा होगा अगर कहीं पे पानी पड़ा हुआ है, ठीक है सपोज, और आप उसके ऊपर एक ऑयल की ड्रॉप डाल देते हैं और फिर उस पर अगर आप लाइट इंसिडेंट करें तो आपको वो जो ड्रॉप ऑफ ऑयल है वो आपको कलर्ड फुल दिखाई देगी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको वहां पर दिखाई देंगे। एंड ऑल्सो बाई ए सॉप बबल्ड, और यही चीज अगर आप जो साबुन के बबल्स होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये, तो जो ये साबुन के बबल्स होते हैं अगर आप इसमें भी मेजर करते हैं और इस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो आपको उस बबल का कलर क्या होता है, चेंज दिखाई देता है। जो पहले ट्रांसपेरेंट था अब वो कलर्ड फुल दिखाई देगा आपको, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये जो छोटे छोटे बल्ब हैं, बबल्स हैं, ये जब तक इस लाइट, जहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है वहां तक नहीं पहुंच रहे तो ये ट्रांसपेरेंट है। जैसे ही ये वहां पहुंचे जहां पर लाइट इन पर इंसिडेंट हो रही है तो आप खुद ही देख रहे होंगे यहाँ पर इनके कलर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल है जो नॉर्मली हम अपनी जनरल लाइफ में भी देखते हैं। फुल स्टॉप। दीज कलर्स आर ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन लाइट वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस ऑफ द थिन फिल्म। मतलब ये अगर बबल है तो इसका एक टॉप सरफेस हो गया ये और एक बॉटम सरफेस हो गया। तो जब लाइट इस पे एंटर करेगी तो पहले तो वो टॉप सरफेस से कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर वो टकराएगी नीचे वाले सरफेस से, फिर उसका पार्ट कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन आगे आप देखेंगे तो ये सेम प्रोसेस आगे कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ड्यू टू द जो वेव आपकी यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है और ड्यू टू द जो वेव यहाँ से ट्रांसमिट हुई है उनमें आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है, जिस वजह से आपको ये ऑयल की जो ड्रॉप है या फिर बबल है सॉप का वो कलर्ड फुल दिखाई देंगे, ठीक है। आगे इसमें यही सारी चीजें लिखी हुई है। व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए थिन फिल्म द फिल्म अपीयर्स कलर्ड एंड द कलर डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द फिल्म एंड ऑल्सो द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि ये जो व्हाइट लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हैं किस पर, सॉप के बबल्स पर या फिर जो ऑयल की ड्रॉप है, ठीक है, तो उससे जो कलर्स बन रहे हैं तो वो डिपेंड कर रहे हैं किस पर, थिकनेस ऑफ द फिल्म एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि किस एंगल पर आपकी इंसिडेंट की जा रही है लाइट और उसकी थिकनेस कितनी है आपके ऑयल ड्रॉप की या फिर बबल की। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न हम जनरली अपनी लाइफ में भी मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का कुछ सेटअप इस प्रकार से रहता है, ठीक है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक अपर सरफेस है, यहाँ पर कलर चेंज कर लूँ, एक सेकेंड, वी नीड टू चेंज द कलर, ओके, आई थिंक इट विल बी ओके। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक ये अपर सरफेस है और एक ये लोअर सरफेस है एक थिन फिल्म का, ठीक है। हमने मान लिया कि जो अपर सरफेस है वो के है, जो बॉटम सरफेस है वो के डैश है और इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो थिकनेस है वो टी है, यानी कि फिल्म की जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है। और एक लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होती है अपर सरफेस पर, जो ए यहाँ पर आपको दिख रही होगी, तो उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है जो सी आपको यहाँ पर दिख रहा है
और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाता है। फिर वो जब रिफ्रैक्ट होगा तो वो इसके लोअर सरफेस पर यानी कि फिल्म के बॉटम या लोअर सरफेस पर जाकर स्ट्राइक करेगा। सेम प्रोसेस वहां पर होगा, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन जब ये रिफ्लेक्टेड पार्ट स्ट्राइक करेगा अपर सरफेस ऑफ द फिल्म, देन सेम प्रोसेस बिकम, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप रिफ्लेक्टेड में यहां पर देखें तो एक ये C जो रिफ्लेक्ट होकर आया है और एक F जो यहां पर आया है, तो ये दोनों अब सोर्स बन गए हैं नए। और आपके पास स्टार्टिंग में सोर्स एक ही था A, उससे आपने दो सोर्सेस जनरेट कर लिए हैं। अब ये दोनों सोर्सेस कैसे हैं? कोहेरेंट। और हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस का होना ही इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस पैटर्न को अचीव करने के लिए। ठीक है, सेम एज इट इज अगर ये ई वेव आगे बढ़ती है और नेक्स्ट बॉटम सरफेस पर जाकर स्ट्राइक करती है यानी कि H पॉइंट पर, तो सेम कंडीशन आपकी बनती चली जाएगी और ये आगे ट्रांसमिट होगा, फिर ये आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली आपका प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहां पर जो ये G और J दो वेव्स हैं, ये ट्रांसमिटेड वेव कहलाती हैं। तो इनसे जो इंटरफेरेंस होगा वो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट होगा। और यहां पर C और F से जो इंटरफेरेंस मिलेगा वो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट होगा। ठीक है, तो हम यहां पर दोनों टॉपिक्स कवर अप करेंगे, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, तो अगर मैं ट्रांसमिटेड लाइट की केवल बात करूं तो आप यहां पर इस डायग्राम में देख रहे होंगे एक लाइट इंसिडेंट होती है ऑन द अपर सरफेस ऑफ द फिल्म, जो आप यहां पर देख रहे होंगे, और वो आपके किसी ए पॉइंट पर माना हमने स्ट्राइक करती है। फिर वो उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाता है। सेम ये रिफ्रैक्टेड जो वेव है ये आगे जाकर बॉटम सरफेस से टकराती है और उसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है, सॉरी रिफ्लेक्ट हो जाता है और आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो ट्रांसमिटेड लाइट है, उस पर हमें नहीं जाना है। तो जब ये आगे जाके फिर अपर सरफेस से टकराती है तो यहां से फिर एक लाइट पास होती है। अब यहां से दो जो ये लाइट है, एक ये और एक ये, तो ये दोनों एक तरीके से नए सोर्स की तरह काम करेंगे और ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे। और यही कोहेरेंट सोर्सेस जब आगे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, आई होप जो ब्लॉग है, जो आपका डायग्राम है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म या थिन फिल्म क्या होती है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। जनरली अगर मैं बताऊं, थिन फिल्म कुछ नहीं है, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं जिनके बीच में जो थिकनेस होता है वो यूनिफॉर्म होता है। मतलब किसी भी एज पर, किसी भी पॉइंट पर आप दोनों प्लेट्स के बीच में थिकनेस को मेजर कर लीजिए, वो सेम रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी होती है। ठीक है, इस सिचुएशन में जब कोई भी लाइट इसके अपर सरफेस पर टकराएगी तो दो तरीके से इंटरफेरेंस मिलेगा, इंटरफेरेंस ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट और इंटरफेरेंस ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट। इन्हीं को दोनों को हमें कवर अप करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सॉप का, सॉप बबल का, तो उसको देख लेते हैं किस तरीके से आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। तो अगर हम देखें तो ये अगर सॉप का बबल है, उसका एक अपर सरफेस हो गया और ये इसका लोअर सरफेस हो गया या बॉटम सरफेस है। जब इस पर लाइट इंसिडेंट करती है तो सेम सिचुएशन बनेगी, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन सेम जब सेकंड सरफेस पर टकराएगी तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बैक हो जाएगा उसी सरफेस में, और फिर जब अपर सरफेस या टॉप सरफेस से वो स्ट्राइक करेगी देन आपका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट आगे जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस फर्दर चलता रहेगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये इस तरीके से ये ट्रांसमिटेड लाइट आपको मिलेगी और ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है। ठीक है, ये लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें रिफ्लेक्टेड लाइट पर ही, तो दो तरीके के आपको इंटरफेरेंस मिलेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अगर जो ये दोनों सोर्सेस है, इन दोनों सोर्सेस को यहाँ पर दिखाया गया, ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये दो सोर्सेज हैं। अगर इन दोनों सोर्सेज के बीच में फेज डिफरेंस सेम है, या फिर मैं बोलूं ये कोहेरेंट सोर्सेज के नेचर को फॉलो अप करते हैं और उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है, देन फिर जो आपका क्रस्ट है वो क्रस्ट पर ही क्या कर रहा है? फॉल हो रहा है। तो आपको यहां पर एक रिजल्टेंट वेव मिल जाती है।
और यही आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखें, अगर आपका क्रस्ट दूसरे सोर्स के डिप वेव पर इंसिडेंट होता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, आप यहां पर देख रहे होंगे ये पॉजिटिव है और उसी पर इतना ही निगेटिव मिल रहा है, सेम एज इट इज, ये पॉजिटिव है इतना ही निगेटिव मिल रहा है, देन यू गेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज जीरो। यानी कि जो वेव यहां से आपको मिल रही है वो रिजल्टेंट वेव है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो अब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये आपका कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, और ये आपका डिस्ट्रक्टिव है। ठीक, इसी वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव आपके बनते हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के शेप्स या कलर्ड फुल आपको वो बबल दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं यहां तक जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपको बहुत ही सरल वे में और इजीली समझ में आ रहा। ठीक है, चलिए अब हम जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मैंने एक एग्जांपल और लिया है, उसकी तरह हेल्प से भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये वेव्स आगे बढ़ती हुई आ रही हैं इस तरीके से, ठीक है, मैंने एक अलग तरीके से एग्जांपल के फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पर, और जैसे ये स्ट्राइक करती हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। एक आपका कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, सेम एज इट इज, आगे फर्दर प्रोसेस होने पर एक फिर आगे इस तरीके से बढ़ता चला। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो इस फॉर्म में आपकी दोनों वेव्स एक साथ क्या हो रही हैं, सुपर इम्पोज्ड हो रही हैं और दोनों पॉजिटिव हैं या सेम फेस के साथ हैं, वहां पर कोई भी चेंज नहीं है, तो दैट्स जनरेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर वहीं पर आप देखें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो आप यहां पर देखेंगे कि ये वाली वेव इन दो के बीच में है, मीन्स दैट यहां पर पॉजिटिव वैल्यू है तो यहां पर निगेटिव है, सेम एज इट इज यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर निगेटिव है, आगे पॉजिटिव है तो आगे निगेटिव है, देन आगे पॉजिटिव है तो आगे निगेटिव है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ये सब रिफ्लेक्टेड लाइट की मदद से हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर रिफ्लेक्टेड ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, तो आशा करता हूं अब आपको थिन फिल्म और वहां से निकलने वाली लाइट्स किस तरीके से इंटरफेरेंस जनरेट करती हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब हमें जो डेरिवेशन है अपना वो प्रूफ करना है, यानी कि इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि कहां पर या किस पाथ डिफरेंस के लिए आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा या किस पाथ के लिए आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो उससे पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं और कुछ नोटेशंस हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस क्या है, यूनिफॉर्मली स्मॉल टी है। ठीक है, एक उसका सरफेस है अपर सरफेस, अगर मैं यहां पर लिखूं, और एक बॉटम सरफेस है। ठीक है, ये हो गया। अपर सरफेस के ऊपर जो मीडियम है वो एयर है, बॉटम सरफेस के नीचे जो मीडियम है वो भी एयर है, और फिल्म के अंदर जो मीडियम है उसका कुछ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, हमने कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, अब आप अगर देखें तो हमने माना कि यहाँ पर कोई सोर्स है एस, वहां से लाइट आपकी चली, ट्रेवल की, और आई एंगल पर, दैट्स कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल, स्ट्राइक करती है एट पॉइंट ए ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द थिन फिल्म। ठीक है, देन जब ये स्ट्राइक करेगी अपर सरफेस पर ए पॉइंट पर तो इसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहीं से। ठीक है, हमने इसको मान लिया कि जो रिफ्लेक्ट हुआ है ये बी रे है, और कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा एट एंगल आर, दैट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये जब रिफ्रैक्शन होता है तो फिर ये आगे जाकर सी पॉइंट पर अगर स्ट्राइक करे बॉटम पार्ट ऑफ द फिल्म, देन सेम प्रोसेस वी गेट, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाता है आगे। ठीक है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, देन ये जो रिफ्लेक्ट लाइट हुई है ये फिर अपर सरफेस पर जाकर स्ट्राइक करती है एट पॉइंट डी, इज दैट क्लियर, और वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो जाएगा। ठीक है, जितना इधर है उतना ही आपका इधर रहता है, क्लियर दैट। फिर सेम प्रोसेस होगा, तो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू करना है तो इसलिए मैं केवल रिफ्लेक्टेड लाइट आपको यहाँ पर मेंशन करके दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ से आप देख रहे होंगे जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं ये दो सोर्स बन गए, अब एक सोर्स बी और एक सोर्स ई। ठीक है, अब इन दोनों सोर्सेस की लाइट जब आगे जाकर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी या कोलाइड करेंगी, देन वी गेट द
इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, इसी को हमें मैथमेटिकली देखना है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो पहले मैंने थोड़ा सा इसका बेस बना लिया है थ्योरी के लिए, जिससे कि आपको एग्जाम में जिस तरीके से थ्योरी लिखनी है। ठीक, तो जैसे जैसे हमने यहाँ पर डायग्राम को बनाया है वही एज इट इज हम यहाँ पर थ्योरी लिखते चले जाते हैं। एक सोर्स एस है जहां से लाइट आई और वो स्ट्राइक की थिन फिल्म के अपर पार्ट पर या अपर सरफेस पर एट पॉइंट ए। फिर वो ए से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट थिन फिल्म में गई है वो सी पॉइंट पर स्ट्राइक करती है एट द बॉटम सरफेस ऑफ द फिल्म, और ये बी रे है जो रिफ्लेक्ट होकर ए पॉइंट से उसी मीडियम में वापस आ जाती है। फिर जैसे ये सी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो आगे जाकर अपर सरफेस पर डी पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। सेम प्रोसेस फर्दर आगे होगा और डी पॉइंट से जो आपकी रिफ्लेक्ट होकर लाइट बाहर निकल रही है दैट्स द ई रे। अब इन दोनों बी और ई रे में इंटरफेरेंस होगा आगे जाकर, वही हमको मेजर करना। ठीक है, यही सारी चीजें लिखी हुई है। कंसिडर ए ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ थिकनेस स्मॉल टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव थिकनेस हमने टी मान ली स्मॉल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि इस फिल्म के अंदर जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जो एक से ज्यादा होगा क्योंकि एक एयर का होता है। ठीक है, लेट ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, हमने मान लिया कि एस ए लाइट है, बी इंसिडेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द फिल्म, जैसा मैंने आपको बताया अपर सरफेस पर आपकी स्ट्राइक करती है एस ए रे, है ना। देन 1 सेकेंड, ये नोटिशंस थोड़ा गलत लिखी हुई हैं, 1 सेकेंड आप वेट करेंगे, मैं इसको सही कर लेता हूँ। हमने इसको हटाया, ठीक है, ये मैं सही नहीं कर पाया, 1 मिनट का समय आप देंगे। ठीक है, चलिए हो गया है। नोटेशंस मैंने पहले इसलिए मेंशन नहीं की थी कि आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा फिर इजी रहेगा अगर मैं बाद में वहां पर उसको इंडिकेट करता हूं तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि आगे लिखा हुआ है कि एस ए रे जो है वो पार्सली रिफ्लेक्ट होती है अलोंग, रिफ्लेक्ट हो रही है अलोंग किसके, ए बी, हम उसको ए बी बोलेंगे, एंड पार्सली रिफ्रैक्टेड अलोंग ए सी। ठीक है, अब आगे AC जो वेव आगे आपकी ट्रेवल कर रही है वो C पॉइंट पर पहुंचती है, इट इज अगेन पार्सली रिफ्लेक्टेड और वो होगी CD, एंड पार्सली रिफ्रैक्टेड अलोंग, अगर आप देखिए रिफ्रैक्ट जो हो रही है वो हम अगर इसको F मान लेते हैं तो वो हो जाएगा अलोंग CF, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस थ्रू द फिल्म, ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअसली पूरी फिल्म में आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने डायग्राम बनाया है वैसे ही वैसे आपने यहां पर इसकी कंस्ट्रक्शन की थ्योरी मेंशन कर दी है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको ड्राइव करना है। ठीक है, तो मैंने ये डायग्राम यहां पर साथ के साथ लिया हुआ है, मैं मेंशन कर लेता हूं S A B C D E और यहां पर मैंने F दिया था। वैसे हम ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट देख रहे हैं तो इस ट्रांसमिटेड लाइट का कोई भी यहां पर मीनिंग नहीं रहेगा। हमने थिकनेस स्मॉल टी ली हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का है वो म्यू लिया हुआ है। ठीक है, बाहर दोनों तरफ एयर है प्लेट्स के, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो अब हम आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे, जो ये दोनों रे हैं बी और ई सोर्स की, इनके बीच में एक पार्ट डिफरेंस है, क्योंकि ई रे जो है वो डी पॉइंट से चल रही है, आगे बढ़ रही है, वहीं पर अगर आप देखें तो बी रे जो है वो ए पॉइंट से ही चलना स्टार्ट कर दिए, और जब वो एन पॉइंट पर पहुंचती है तब आपका डी के साथ यानी कि डीई वेव के साथ ट्रेवल करना स्टार्ट करती है। तो उससे पहले ये ए एन पाथ ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी है, तो यही आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों रेज के बीच में, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर से हमें क्या मिला, देयर इज ए पाथ डिफरेंस बिटवीन
जो पाथ डिफरेंस है किसके बीच में, ए बी एंड डी ई, जो दो वेव्स आगे जाकर इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो वो पाथ डिफरेंस क्या है, दैट इज जो पाथ डिफरेंस होता है हम उसको डेल्टा से डिफाइन करते हैं, और डेल्टा इक्वल्स टू पाथ। जो वो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, जो डी पर आपकी रे आई है वो कहां से ट्रेवल करके आई है भाई, ए से सी पर पहुंची, फिर सी से डी पर पहुंची है, तो इतना पाथ ट्रेवल किया ना उसने, तो पाथ ए सी प्लस सी डी। और ये पाथ कहां पर उसने कवर किया है, इन फिल्म, फिल्म में कवर किया है, माइनस पाथ। अब आगे जो पाथ ट्रेवल किया गया है वो है ए एल, या फिर ए एन अगर हम माने तो ए एन, इन वो पाथ जो है वो कहां पर है, एयर में। ठीक है, तो ये वाला पाथ जो है वो एयर में ट्रेवल किया गया है, तो दैट मीन्स फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, वो पाथ है ए सी प्लस सी डी, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो यू गेट ए एन। तो पाथ डिफरेंस आपका ये हो जाएगा। ठीक, पुट हियर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वन बाय वन हमें इन सब की वैल्यूज या टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है, जैसे ए सी है, सी डी है, या फिर ए एन है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल। अगर यहां पर देखें आप ए, और मैंने यहां पर इसको ओ मेंशन किया हुआ है, तो लिखेंगे ए ओ सी। अगर हम इस ट्राइंगल में देखें ए ओ सी, इधर वाले ट्राइंगल में, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस आर, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो कॉस आर इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है और हम मेजर कर रहे हैं ये, तो इसका बेस हो जाएगा ये, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो अगर आप लिखते हैं तो कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस क्या है यहां पर, ओ एन, सॉरी ओ सी, ओ सी बेस है ये वाला, है ना, जैसे मैंने आपको बताया, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ठीक है, देन ए सी, और हमें पता है कि ओ सी क्या है, टी है, ए सी आपको फाइंड आउट करना है, देन यू गेट ए सी इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर। आई होप जो ए सी है उसकी वैल्यू आपको क्लियर हुई होगी, कैसे हमने फाइंड आउट की है। सिमिलरली अब आपको सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सी डी आप देख रहे होंगे इधर वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है, ये जो दूसरी साइड है इसके, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल डी ओ सी। तो डी ओ सी में भी कॉस आर एंगल रहेगा, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही रहेगा, बेस आपका ओ सी ही है, हाइपोटेनियस अब आपका सी डी हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर देखें तो टी अपॉन सी डी, क्योंकि थिकनेस टी ही है, तो यहां से आपके पास सी डी इक्वल्स टू निकल के आता है टी अपॉन कॉस आर। तो दो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है, ए सी इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर, सी डी इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर। ठीक है, अब हमारे पास जो बचती है, जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो है ए एल की वैल्यू। ठीक, तो अब ए एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी कि ए एन, सॉरी हाँ, ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए एल की नहीं, ए एन की। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं पॉइंट फिर से मेंशन कर देता हूँ, एस है यहाँ पर सोर्स, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये ई है, और ये एफ। ठीक है, चलिए, और ये आपका पॉइंट है एन, और ये पॉइंट ओ है, ये कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, अब आपको चाहिए ए एन, तो ए एन के लिए आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ए एन डी। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एन डी। ए एन डी में क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए एन की, तो सबसे पहले हम लगाएंगे साइन आई इक्वल्स टू, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां पर दिया हुआ है, साइन आई इक्वल्स टू, साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है और इसको आपने मेजर करना है, तो ये बेस हो जाएगा डी एन,
परपेंडिकुलर ए एन हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ए एन हो जाएगा और आपका हाइपोटेनियस जो रहेगा वो ए डी रहेगा। ठीक है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई ए डी। तो अगर आप यहां से लिखें ए एन इक्वल्स टू ए डी साइन आई, और जो ए डी है वो दो पार्ट्स में अगर आप ध्यान से देखें तो डिवाइड है, ए ओ प्लस ओ डी। तो आप लिखेंगे इसको ए ओ प्लस ओ डी, क्योंकि आपको ए डी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है ए एन की वैल्यू। अब ए एन की वैल्यू अभी आपको मिली नहीं, क्योंकि आपके पास दो अननोन टर्म्स और यहां पर इंट्रोड्यूस हो गई हैं, ए ओ और ओ डी। तो सबसे पहले आप ए ओ निकालेंगे, फिर ओ डी निकालेंगे। तो ए ओ निकालने के लिए आप देख रहे होंगे यहां पर ए ओ, फिर इस ट्राइंगल का आप यूज करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ सी का। फिर ओ डी निकालने के लिए आप राइट एंगल ट्राइंगल डी ओ सी का यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फिर सिमिलरली by from figure again in triangle, right angle triangle AOC and right angle triangle DOC we get, तो हमें क्या मिलता है देखेंगे यहां पर ध्यान से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, AO चाहिए। तो AO क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस आपके पास है तो आप यहां पर यूज करेंगे एंगल 10R। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, क्योंकि 10 के साथ अगर कोई एंगल लेते हैं तो 10 में वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, AO, और यहां पर बेस क्या है, OC। AO आपको फाइंड आउट करना है, OC की वैल्यू आपको पता है T है, देन यू गेट AO इक्वल्स टू T10R। अब थोड़ा सा आप डाउट में होंगे कि ये मैं कहां से वैल्यू पुट कर रहा हूं, कौन सा बेस ले लेता हूं, कौन सा परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को उठाकर यहां बना लेता हूं, किसको, इस वाले पार्ट को जो अभी हमने लिया है OAC, कुछ इस तरीके से बना हुआ बेटा। तो हम इस एंगल को ले रहे हैं ना, तो हमेशा जो एंगल होता है उसके सामने यहां पर ये 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री जिस पर बना होता है वो बेस होता है। जब हम उसके सामने वाले एंगल को फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा इसके लिए, और ये हाइपोटेन्यूस है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, टी हमारे पास है यानी कि बेस है, और परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 10 एंगल के साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। सिमिलरली आप जब इस ट्राइंगल में लिखेंगे, किसमें, DOC में, तो आप देखेंगे यहां पर 10R इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर क्या है, OD है, और बेस क्या है, वही है OC। देन यू गेट OD अपॉन T, और यहां से OD की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी T10R। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहां पर पुट कर देते हैं AN की वैल्यू में, देन वी गेट AN इक्वल्स टू T10R प्लस T10R ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन आई, और 2T10R हो जाएगा यहां पर, क्योंकि दोनों सेम है, 2T10R इंटू साइन आई। ठीक है, तो AN की वैल्यू भी अब हमारे पास आ गई है। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्यों ना एंगल को सेम ही कर लें, यहां पर R है, यहां पर I है, पीछे भी आपका R ही यूज हो रहा है, तो क्यों ना हम I को चेंज कर लेते हैं R की फॉर्म में। तो एक सेकेंड, मैं पहले इनको इक्वेशन मेंशन कर लेता हूं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, उसमें इजी रहेगा। ये मैं सेकेंड इक्वेशन पुट कर देता हूं, CD की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन दे देते हैं, और आपकी यहां पर इसको फोर्थ इक्वेशन दे देते हैं। और इन दोनों वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं, इन्हें पुटिंग इनटू इक्वेशन 4, देन वी गेट, हम इसको इक्वेशन नंबर 5 मेंशन कर देते हैं।
ठीक है, क्योंकि आगे वैल्यू फर्दर पुट करने के लिए हमें आसानी हो जाएगी कि इस वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्योंकि दोनों एंगल हम सेम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे साइन लॉ, वो स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन इक्वल्स टू होता है जो दूसरा मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्ट हुई है लाइट और जहां से लाइट आई थी अपॉन दैट वन। ठीक है, वन क्यों लिया है, क्योंकि आई कहां से है, एयर से, जा कहां पर रही है, फिल्म में, फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। किस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, आई पर, और किस एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है, आर पर। ठीक है, तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आता है साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर। अब आप इस वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, पुटिंग इनटू इक्वेशन 5 देन वी गेट, तब हमें क्या मिलता है, ए एन की वैल्यू मिल जाएगी, ए एन इक्वल्स टू 2t tan r इंटू म्यू साइन r। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें देन यू गेट 2 म्यू t, tan r को लिख सकते हैं साइन r अपॉन कॉस r, और इंटू साइन r आपका मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है। देन यू गेट ए एन इक्वल्स टू 2 म्यू t, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर r अपॉन कॉस r। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हम 6 इसको मेंशन कर लेते हैं। ठीक, तो आई होप यहां तक आपको कोई भी कहीं पर भी परेशानी नहीं हुई होगी। बहुत इजी वे में सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, डेरिवेशन भी इतना इजी कर दिया गया है, मैं नहीं मानता कि आप कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक करेंगे। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज उठाकर हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करनी है। तो नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2nd, 3rd and 6th into equation 1st, then we get, तो हमें क्या मिलेगा, पार्ट डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप देखें तो होगा t अपॉन कॉस आर प्लस t अपॉन कॉस आर, और इसके बाहर ब्रैकेट में है म्यू, क्योंकि ये पाथ जो था ये किस में ट्रेवल किया गया था, फिल्म में, फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये था, माइनस आगे जो पार्ट ट्रेवल किया गया था वो एयर में किया गया था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1, इसलिए यहां पर हो जाएगा 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। इज दैट क्लियर? तो अगर हम देखें तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, देन वी गेट, आगे की स्लाइड पर पहुंचते हैं, तो यहां पर हो जाएगा पार्ट डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर। ठीक है, यू गेट 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस यहाँ पर ऑलरेडी 2 म्यू टी इंटू साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ कॉमन आ रहा होगा, वो है 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, यहाँ से आपके पास 1 बचता है, यहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर आर बचता है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, और अगर हम ए को दूसरी साइड ले जाते हैं देन वी गेट कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वन, देन वी गेट डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, और यहाँ पर आप पुट करेंगे कॉस स्क्वायर आर, एक कॉस स्क्वायर आर से एक कॉस आर कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी गेट द पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर। तो ये पाथ डिफरेंस फाइनली उन दोनों वेव्स के बीच में आ जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं तो ये एक थिन फिल्म है यूनिफॉर्म थिकनेस की, यहाँ से एक लाइट रे इंसिडेंट करती है, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाता है,
जब नीचे सरफेस पर स्ट्राइक करेगी सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट आगे ट्रांसमिट हो जाता है। देन यहाँ से फिर फर्दर प्रोसेस होगा और ये दो सोर्स आपके बन जाते हैं जो बी और ई थे। ए से आपकी लाइट आ रही थी, यहाँ से सॉरी एस से स्ट्राइक कर रही थी ए पॉइंट पर, यहाँ पर ये बी हो गया, ये सी था, फिर यहाँ पर डी था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जब ये दोनों वेव्स आगे इंटरफेरेंस जनरेट करती हैं तो इनके बीच में एक पार्ट डिफरेंस था, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, ये जो पार्ट डिफरेंस है, ठीक, ये ए एन था शायद, तो पार्ट डिफरेंस ए एन हमने, या इसकी वैल्यू हमने पार्ट डिफरेंस की जो दोनों वेव्स के बीच में है, क्योंकि एक वेव यहाँ से यहाँ तक पाथ ट्रेवल करके गई है, दूसरी वेव ने इतना पार्ट ट्रेवल किया है, तो दोनों के बीच में एक पार्ट डिफरेंस आया, दैट्स द 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक है, अब यहाँ पर एक लॉ इंट्रोड्यूस होता है, स्टोक्स लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्टेड लाइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। वो क्या कहता है, व्हेन, दो लॉ दिए थे अभी हम पहले वाले, ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट हम देखते हैं, व्हेन ए वेव या ए रे ऑफ लाइट, ए वेव ऑफ लाइट, ठीक है, is reflected at a surface of at a sorry at a surface of sorry denser medium, it always suffer from a phase difference sorry of pi or path difference लैम्डा बाई 2। कहने का मतलब क्या है स्टोक्स के इस लॉ का, कि स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जब कोई भी वेव किसी डेंसर मीडियम के सरफेस से, डेंसर मीडियम मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है जो ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 है, तो ये 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर ये रेयर मीडियम हो गया एयर, और ये नीचे जो है फिल्म में वो डेंसर मीडियम है। तो जब कोई भी लाइट आपकी डेंसर मीडियम के सरफेस से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है तो वहां पर जो वेव है वो ऑलरेडी अपने अंदर लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस या पाई का फेज डिफरेंस कवर करके चलेगी। ये स्टोक्स का लॉ कहता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट या टोटल पार्ट डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेंस द टोटल पाथ डिफरेंस becomes as, वो क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू लैम्डा माइनस या प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि माइनस ही होगा, ये जरूरी नहीं प्लस ही होगा। देन वी गेट द पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। मैं इसको लिख देता हूं टोटल पाथ डिफरेंस। ठीक है, टोटल पार्ट डिफरेंस। तो ये पार्ट डिफरेंस अब आ जाता है जब आपकी लाइट डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जाती है, तो वहां पर जो पार्ट डिफरेंस है वो ये होगा। ठीक है, और अगर हम फेज डिफरेंस में लिखें तो फेज डिफरेंस और एक मिनट, फेज डिफरेंस, तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, 1 सेकेंड, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस में और पार्ट डिफरेंस में एक रिलेशन होता है। तो ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस तो आ गया है, टोटल पार्ट डिफरेंस क्या होगा, मैंने इसको
एक डब्बे में बंद कर दिया, कभी वीडियो खत्म होने के बाद ये डब्बे में से मतलब यहाँ से निकल के भाग जाए। अब डब्बे में मैंने बंद कर दिया और लॉक लगा दिया, लॉक्ड कर दिया इसको, ये कहीं नहीं भागेगा, है ना। कभी पता चला बच्चों के फ़ोन में से निकल के भाग जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, तो कौन से टाइप किस टाइप के इंटरफेरेंस को देखने के लिए हमें क्या टोटल इंटरफेरेंस की कंडीशन होनी चाहिए वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो लिखेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन होगी वो क्या होती है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या पार्ट डिफरेंस होता है, तो वी नो दैट, वो हम यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है, अगर आप लोगों को याद हो। और यहीं पर अगर मैं फेज डिफरेंस लिखूं तो फेज डिफरेंस होता है 2n पाई। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो सो दैट अब हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस आया है वो आया है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, वो अब इक्वल हो जाएगा एन लैम्डा के। इज दैट क्लियर, देन यू गेट 2 म्यू टी कॉस आर, जब आप इसको इधर लेकर जाएंगे फाइनली जब सॉल्व आउट करेंगे, देन यू गेट 2n माइनस प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये आपको पार्ट डिफरेंस मिलेगा। यानी कि जब ये पार्ट डिफरेंस आपको मिलेगा ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म, तब आपको हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर साइन उल्टे कैसे हो गए, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कैसे हो गया है, क्योंकि बेटा अगर आप प्लस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे तो माइनस होगी, और माइनस वाली टर्म को इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगी, इसलिए ये साइन इंटरचेंज हो गए, ठीक है। चलिए अगर आप प्लस का साइन लेते हैं यहाँ पर 2n माइनस 1, देन यू पुट द वैल्यू ऑफ n 1 2 3 4, और अगर आप n की वैल्यू यानी कि 2n प्लस 1 ले रहे हैं, देन यू पुट द वैल्यू 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये अगर आप n 2n प्लस 1 ले रहे हैं तो क्या आपको n की वैल्यू स्टार्ट करनी है, 2n माइनस 1 ले रहे हैं तो क्या आपको वैल्यू स्टार्ट करनी है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन हो गई। अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अच्छा आगे जगह नहीं बची है, चलिए ठीक है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। कलर चेंज कर लें वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर डिस्ट्रक्टिव, है ना। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आपको ध्यान हो तो पाथ डिफरेंस क्या होता है बेटा, पाथ डिफरेंस होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। प्लस माइनस आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर आप पार्ट डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यू गेट 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रहेगी, फाइनली यू गेट द 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। बस बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है और उसको समझ नहीं आता कि कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन रखें, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन रखें, जब आपका नॉर्मल इंटरफेरेंस है या फिर थिन फिल्म में है ना। क्योंकि अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस ये होता है, वो जो थिन फिल्म में रिफ्लेक्टेड लाइट के हिसाब से आया है फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ पर पार्ट डिफरेंस वो आया है एन लैम्डा, जो नॉर्मली आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है। तो बेटा आपको बस ये डिफरेंस याद रखना है कि जब आप थिन फिल्म पढ़ रहे हैं तो आपका पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए, तब आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। और वहीं पर आप जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो पार्ट डिफरेंस 2n
-+1 λ/2 होना चाहिए, तब आपको ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये दोनों टाइप्स आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नॉर्मल कंडीशंस ये है कि पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस 2n -+1 λ/2 होना चाहिए। जब हम इनको कंडीशंस को पुट करते हैं फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट, तब कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, जो हमें यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो आई होप आपको जो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म है ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट वो अच्छे से क्लियर होगा। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ते हैं ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट, क्योंकि आपने डायग्राम में देखा था दो तरीके से वहां पे आपको इंटरफेरेंस मिल रहा था, है ना। तो वो इंटरफेरेंस जो आपको अचीव हुआ था वो रिफ्लेक्टेड लाइट की हेल्प से था। अब आपको ट्रांसमिटेड लाइट की हेल्प से भी देखना है कि उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, अगर आप इस डेरिवेशन को देखेंगे ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट, तो सेम एज इट इज आपका जैसे जैसे आपने वहां पर किया है ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, सेम एज इट इज है। बस यहां पर मैं आपको डिक्टेट करता रहूंगा, पूरा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि सेम एज इट इज है, बस लास्ट में जाके कंडीशन चेंज होगी, उसमें स्टोक्स का सेकंड लॉ वहां पर एप्लीकेबल होगा और वहीं पर कंडीशन चेंज हो जाए। ठीक है, तो वहां तक पहले हम पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। पार्ट डिफरेंस क्यों फाइंड आउट करते हैं वो आप यहां पर चेक कर लीजिए। देखिए अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूं तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसा आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक वेव आई है और वो इंसिडेंट होती है अपर सरफेस ऑफ द फिल्म ए पॉइंट पर। ठीक है, फिर वो वेव क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है उस थिन फिल्म में और एक क्यू सरफेस पर जाकर स्ट्राइक करती है। क्यू सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी मीडियम में, और कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाता है दूसरे मीडियम में। सेम एज इट इज, जब ये रिफ्लेक्टेड वेव आगे जाके अपर सरफेस से टकराएगी एस पॉइंट पर, तो सेम वही प्रोसेस होगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। रिफ्रैक्ट पर हमें फोकस नहीं करना है क्योंकि वो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू हो जाएगा। ठीक, फिर आगे जाकर जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट आपको मिली है एस पॉइंट से वो टी पॉइंट पर आकर स्ट्राइक करती है और फिर उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट आगे जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो फर्दर प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। अब आपको रिफ्लेक्टेड टर्म में दो वेव मिल गई है बी और सी। अब यही वेव जब आगे जाकर एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरफेयर करेंगी एक दूसरे से, तो वी गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न, क्योंकि दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, तो अब वही सिचुएशन बन रही है बेटा कि जब पहले वाली लाइट क्यू बी आपको मिल रही है जो आगे जाके इंटरफेरेंस आपको देगी, तो वो क्यू एन पाथ ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे ये जो परपेंडिकुलर है यहां से दोनों वेव्स एक साथ ट्रेवल करना स्टार्ट की है। वहीं पर जो टी सी वेव है वो ऑलरेडी पहले पार्ट ट्रेवल कर चुकी है क्यू से एस तक और एस से टी तक। तो दोनों का पाथ अलग अलग है, दोनों ने अलग अलग पाथ ट्रेवल किया है उस टाइम पीरियड में जब से वो दोनों वेव्स एक साथ ट्रेवल करना स्टार्ट नहीं की हैं। तो वही पार्ट डिफरेंस हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो हमने थ्योरी में लिखा है वो यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। कंसिडर ए ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ थिकनेस स्मॉल टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है जो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। लेट ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बी इंसिडेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द फिल्म एट पॉइंट ई, है ना। फिर द रे पी ए इज रिफ्रैक्टेड अलोंग ए क्यू के अलोंग रिफ्रैक्ट हो जाती है एट एनी एंगल आर एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है। द रिफ्लेक्टेड पार्ट ए क्यू, उसके बाद जो ए क्यू पार्ट है इज पार्सली रिफ्लेक्टेड अलोंग क्यू एस, आप देख रहे होंगे वो पार्सली रिफ्लेक्ट हो जाता है क्यू एस पॉइंट पर एंड पार्सली रिफ्लेक्टेड अलोंग क्यू बी, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये क्यू बी। ठीक है, तो जो डायग्राम हमने बनाया एज इट इज उसको थ्योरी में लिखना है, रटने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आप पेन उठाकर डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे वैसे ही आप थ्योरी को लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए ये डायग्राम और मैंने अच्छे से यहाँ पर दिखा दिया है आपको। ठीक, वही है जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया है। ठीक है, टी थिकनेस है, यूनिफॉर्म है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो हमारी फिल्म है उसके अंदर म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जो भी मीडियम है,
पी रे आकर स्ट्राइक करती है अपर सरफेस पर, फिर उसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है ए क्यू, और वो फिर ए क्यू पार्सली रिफ्रैक्ट होता है क्यू बी पर और रिफ्लेक्ट होता है क्यू एस पर। सेम एज इट इज आगे जाकर क्यू एस कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है एस टी, और वो टी से जब सरफेस से टकराती है बॉटम से तो उसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है, दैट्स द टी सी। ठीक है, और इन दोनों वेव्स के बीच में ही हमें पार्ट डिफरेंस को फाइंड आउट करना। ठीक, तो आप यहां पर देख रहे होंगे सारी चीजें लिखी हुई हैं। द रिफ्लेक्टेड पार्ट क्यू एस इज अगेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एस पॉइंट। आप देखेंगे एस पॉइंट से अगेन क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है ऑन द अपर सरफेस ऑफ द फिल्म अलोंग एस टी, ये देख रहे होंगे एस टी है ना, एंड फाइनली एमर्ज आउट थ्रू द टी सी, और फाइनली वो टी सी से बाहर निकल जाता है। तो टोटल जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पाथ क्यू एस एस टी, आप देख रहे होंगे क्यू एस एस टी जो फिल्म में ट्रेवल किया गया है, इन फिल्म, है ना, और वहीं पर जो पाथ है वो है क्यू एन, आप यहां पर देख रहे होंगे क्यू से एन तक जो पाथ ट्रेवल किया है वो है इन सॉरी। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया 1 है, फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा यहाँ पर म्यू है, तो इसलिए यहाँ पे म्यू की मल्टीप्लाई हो गई इस पाथ से, और यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई हो गई इस दूसरे पाथ से। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब हमें बस क्यू एस एस टी और क्यू एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जैसे हमने पीछे किया है। तो क्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप देख रहे होंगे इस ट्राइंगल का यूज हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल क्यू ओ एस या क्यू एस ओ। वहां पर आप जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देन यू गेट cos r इक्वल्स टू एस ओ अपॉन क्यू एस, देन फाइनली यू गेट क्यू एस इक्वल्स टू टी अपॉन cos r, जैसे हमने पीछे ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट किया था। सिमिलरली आगे जाकर आप देखेंगे तो हम दूसरे ट्राइंगल एस ओ टी में ले लेते हैं। एस ओ टी में जब आप मेजर करते हैं तो cos r इक्वल्स टू एस ओ अपॉन एस टी, और यू गेट द एस टी इक्वल्स टू टी अपॉन cos r। इक्वेशन नंबर 3, ये वैल्यूज हम दोनों यहां पर पुट कर देते हैं, देन वी गेट द म्यू टी अपॉन कॉस आर, ये आपको यहाँ पर इसके कॉम्बिनेशन से मिल जाएगा। अभी हमें क्यू एन की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो क्यू एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में वैल्यू को मेजर करेंगे। ठीक है, देन साइन आई इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन क्यू टी सॉरी, तो यहाँ से आपको क्यू एन की वैल्यू मिल जाएगा क्यू टी साइन आई, और क्यू टी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जैसे हमने पीछे पढ़ा था क्यू ओ और ओ टी में। तो यू राइट हियर क्यू ओ प्लस ओ टी इंटू साइन आई, यू पुट हियर इक्वेशन नंबर 5। सेम वही प्रोसेस है, आप उसको अच्छे से समझें और फिर अपने आप से कोशिश करें इसको ट्राई करने की, अदरवाइज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं दोबारा से पूरा करूंगा तो वो फिर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 into equation number 4, then we get the QO plus OT into sin I। अब आपको QO और OT फिर फाइंड आउट करना है, तो QO फाइंड आउट करने के लिए आप फिर इस वाले ट्राइंगल का सहारा लेंगे, और फिर आप OT की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दूसरे साइड का जो ट्राइंगल है इसका हेल्प लेंगे। ठीक है, देन वी गेट द 10R इक्वल्स टू QO अपॉन OS, 10R इक्वल्स टू OT अपॉन OS। जब आप वैल्यूज मेजर करते हैं सॉरी QO और OT की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन यू गेट OS 10R OS 10R, दोनों की वैल्यू आपने पुट कर दी, OS 10R OS 10R दोनों मिलकर क्या हो गए 2OS 10R इंटू साइन आई, और OS की वैल्यू क्या है आपके पास, आपको अच्छे से पता है, थिकनेस है फिल्म की स्मॉल t, तो दैट मीन्स 2 म्यू टी अपॉन cos r माइनस 2t इंटू 10r इंटू साइन आई। अब दोनों एंगल को आपको सिमिलर बनाना है तो उसके लिए आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन 1। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और साइन आई की वैल्यू भी आपके पास वही आ जाएगी जो पीछे आपने फाइंड आउट की थी, म्यू साइन आर, दोनों वैल्यूज पुट अप करेंगे तो फाइनली वी गेट द पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर सॉरी। ठीक है, गला सही नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर साहब ने बोला है कि थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, लेकिन बच्चों को वीडियो भी डेली प्रोवाइड करानी होती है तो रेस्ट तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है,
बट हाँ दवाई धीरे धीरे रेगुलर चल रही है। ठीक है, तो ये पार्ट डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट जब हम थिन फिल्म में मेजर करते हैं। सिमिलरली वही पार्ट डिफरेंस आपका मिलता है, बस चेंज क्या है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो अब जब आपका पार्ट डिफरेंस आ गया है और यहाँ पर सिनेरियो ये चेंज है, अगर आपने देखा होगा, पहले मैं आपको लॉ लिख के दिखा देता हूं। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, कॉमा, इफ reflection got from the surface of the from the surface of the rare medium, ठीक है, surface of the rare medium, then there is no change in phase or path of the wave, फुल स्टॉप। कहने का मतलब क्या है कि स्टोक्स का लॉ ये कहता है कि अगर रिफ्लेक्शन रेयर सरफेस के उससे हो रहा है, मीडियम से या सरफेस से, रेयर मीडियम के सरफेस से अगर आपको रिफ्लेक्शन मिलता है तो वहां से जो वेव निकलेगी वो कोई भी फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस लेकर नहीं चलेगी। अगर आप यहां पर डायग्राम में देखें तो ये ऊपर म्यू है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो यहाँ पर जो रे आपकी ट्रांसमिट हो रही है वो आपकी डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, यानी कि यहाँ पर जो सरफेस है वो रेयर है, और इस रेयर सरफेस से जब आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो आगे जाके आपका कोई भी पाथ डिफरेंस आगे या फेज डिफरेंस लेकर नहीं चल रही है, जैसी है वैसी ही नॉर्मल है। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस सिंपल वही रहेगा। so that पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर। तो यहां पर यही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहीं पे कंडीशन हम लिख लेते हैं, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं कंडीशन लिखने के लिए। अब लिखेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप लिखेंगे, हमें पता है, वी नो दैट पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू एन लेफ्ट। तो अब क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लेफ्ट। सेम एज इट इज फॉर destructive interference, सॉरी, पार्ट डिफरेंस क्या होता है बेटा, पार्ट डिफरेंस होता है 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2। अब आप कह रहे होंगे सर पिछली बार आपने माइनस लिया था, माइनस ले लो प्लस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जब आप इसके इक्वल टू पार्ट डिफरेंस रखेंगे 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू, देन वी गेट 2n + 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये पार्ट डिफरेंस आ जाता है फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर आपका जो इंटरफेरेंस आपको मिल रहा है ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट, तो अगर ये पार्ट डिफरेंस मिल रहा है तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और अगर 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा मिल रहा है तो यू गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब आपकी लाइट ट्रांसमिट हो रही है थिन फिल्म से। वहीं पर अगर आपको ध्यान हो तो 2 म्यू टी कॉस आर पाथ डिफरेंस मिलता है 2n - 1 या प्लस
λ/2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जब सॉरी, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है तो थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है गले में, कोई नहीं। तो ये पार्ट डिफरेंस कब मिलता है? जब आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है थिन फिल्म से, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें 2μt cos r, पाथ डिफरेंस मिलता है जब यही लाइट रिफ्लेक्ट होती है थिन फिल्म से, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है। तो आप देख रहे होंगे यहां पर क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रही है कंडीशंस। जब आपका इंटरफेरेंस ड्यू टू द थिन फिल्म हो रहा है, वहां पर जो कंडीशन आपको मिल रही है रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, उसका जस्ट अपोजिट फॉर द ट्रांसमिटेड लाइट आपको अचीव हो रहा है, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट द interference pattern of reflected and transmitted light are complementary to each other, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमको मिलता है। तो यहां पर नोट करके लिखेंगे, नोट, और यहां पर लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, hence the interference pattern of reflected and transmitted light from thin film are complementary to each other, मतलब कि जो आपको रिफ्लेक्टेड लाइट में मिल रहा है फॉर द कंस्ट्रक्टिव, उसका जस्ट उल्टा डिस्ट्रक्टिव में मिलेगा ट्रांसमिटेड लाइट की। सॉरी, चलिए लेक्चर भी आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के में ज़रूर बताएं, अपने कमेंट के माध्यम से। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है या इंजीनियर्स गेटवे के जो वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं अगर वो अच्छे लग रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे, ठीक है। और सेशन को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके कमेंट को भी देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए बार बार हम फोर्स करते हैं कि आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।